वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस 22nd लेक्चर ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन। अब तक हमने कैम के टाइप के बारे में पढ़ा। ठीक है, हमने देखा कि कैम एंड फॉलोअर का मोशन कैसा होता है। वो जो कैम होता है, कैम को हमने देखा वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से रोटेट कर रहा होता है, जिसके रिस्पेक्ट में हमें फॉलोअर के कई तरीके के मोशन मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने कैम के कई सारे टाइप देखा, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, ग्लोबॉइडल, कंजुगेट कैम, डिस्क टाइप, वेज कैम, ये सारे हमने टाइप देखे। ठीक है, अब जो हमारा दूसरा क्लासिफिकेशन था कैम का, दूसरा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोअर मूवमेंट, हम उस पर प्रोसीड करते हैं इस लेक्चर में। ठीक, आइए, अकॉर्डिंग टू द फॉलोअर मूवमेंट अब हम जो कैम का क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं कि कैम को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे। पहला तो क्या था, ऑन द शेप, ऑन द बेसिस ऑफ शेप। अब हम देखने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोअर मूवमेंट। क्लियर, चलिए देखते हैं। तो पहला है आर आर। ठीक है, देखिए इधर दिखाया हुआ है वाई एक्स, इसको अगर आप वाई एक्सिस मान लो और इसको अगर आप थीटा कैम एंगल रोटेशन मान लो, जो कैम का रोटेशन एंगल है उसको हमने थीटा बोला इधर एक्स एक्सिस की तरफ। ठीक है, विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और वर्टिकल डायरेक्शन को हमने बोला हुआ है वाई, जो कि हमको बता रहा है फॉलोअर का डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। ठीक है, दिस वाई एक्सिस इज शोइंग द फॉलोअर डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन। तो क्या हो रहा है, देखिए फॉलोअर में पहले राइज हो रहा है, मतलब फॉलोअर पहले ऊपर जा रहा है यहां तक, फिर आफ्टर अ पर्टिकुलर एंगल, मतलब कुछ एंगल रोटेट करने के बाद, जब कैम ने, ये कैम रोटेशन एंगल है, जो एक्स एक्सिस है वो कैम रोटेशन एंगल है, तो लेट्स से दिस इज थीटा वन। तो थीटा वन एंगल 0 से लेकर 0 डिग्री से थीटा वन एंगल तक क्या हुआ, फॉलोअर में राइज हुआ। फॉलोअर राइज करने का मतलब फॉलोअर मेरा ऊपर की तरफ जा रहा है। एंड आफ्टर थीटा वन, फिर थीटा वन से लेकर 360 डिग्री तक क्या हो रहा है, ये देखिए कौन सा पीरियड है, रिटर्न पीरियड, वापस आ रहा है। ये वाला जो पीरियड है यहां से यहां तक, ये वाला पीरियड है राइज का, मतलब इसमें फॉलोअर मेरा किधर जाएगा, राइज करेगा। राइज करने का मतलब ऊपर की तरफ जाएगा। क्लियर, और इसमें क्या कर रहा है, इसमें मेरा फॉलोवर रिटर्न कर रहा है, मतलब वापस नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक, थीटा वन के बाद आफ्टर अ पर्टिकुलर एंगल। तो अगर मुझे इसका नाम रखना होगा तो मैं इसका नाम क्या रखूंगा, इसका नाम मैं रखूंगा आर आर। इसका नाम क्या हो गया, आर आर। आर का मतलब राइज एंड रिटर्न, राइज एंड रिटर्न। ठीक है, यहां पे देखिए दूसरा, पहले क्या है, यहां से यहां तक, मतलब जब इतने पीरियड में कैम रोटेशन एंगल कुछ तो है, मतलब कैम ने कुछ तो रोटेट किया, इस वाले पार्ट में कैम ने कुछ ना कुछ तो रोटेट किया है 0 से लेकर, लेट से इसको इस बार हम थीटा वन एंगल बोल देते हैं, इस बार थीटा टू एंगल बोल देते हैं इसको, इस वाली लाइन को जितना इंटरसेक्ट किया थीटा थ्री एंगल, और ये 360 तो है ही। ठीक है, तो अगर आप देखो 0 से लेकर थीटा वन तक क्या हो रहा है, 0 से लेकर थीटा वन तक जब कैम ने रोटेट किया, ये दिस इज शोइंग द कैम रोटेशन एंगल, क्या फॉलोअर में कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, नहीं हुआ। और अगर फॉलोअर में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, ना राइज हुआ ना रिटर्न हुआ, जब भी ना राइज दिखाई दे आपको ना ही रिटर्न दिखाई दे, मतलब क्या बचा, वो ड्वेल। और मैंने आपको ड्वेल का मतलब बताया, ड्वेल का सिंपल मतलब होता है कि कैम तो मेरा रोटेट कर रहा है, कैम तो मेरा लगातार रोटेट कर रहा है, लेकिन उस कैम के रोटेट करते हुए अगर मेरा फॉलोवर ना ही ऊपर की तरफ मूव करे ना ही नीचे की तरफ मूव करे, बल्कि एक पोजीशन पर रुका रहे, तो जितने समय के लिए वो रुका रहता है, दैट पीरियड इज कॉल्ड, वो समय अंतराल क्या कहलाता है, ड्वेल। उसको हम बोलते हैं ड्वेल, DWELL, ड्वेल। क्लियर, और जब कैम रोटेट करे तो कैम के रोटेट करते वक्त अगर मेरा फॉलोअर ऊपर की डायरेक्शन में जाए, राइज करे, तो उसको बोलते हैं राइज। और जब कैम रोटेट करे और कैम के रोटेट करने पर फॉलोअर मेरा नीचे की डायरेक्शन में आए, नीचे की तरफ मूव करे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसको बोलते हैं रिटर्न, वापस आना। क्लियर पॉइंट। तो दिस इज 12, मतलब 0 से थीटा वन तक क्या हो रहा है, 0 से थीटा वन तक हो रहा है ड्वेल। अगेन थीटा वन से लेकर इस वाले पीरियड में देखिए यहां से यहां तक, थीटा वन से लेकर थीटा टू तक क्या हो रहा है, क्या फॉलोअर डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है, फॉलोअर डिस्प्लेसमेंट मेरा बढ़ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, राइज।
क्लियर। उसके बाद θ2 से लेकर θ3 तक क्या हो रहा है, क्या इस पीरियड में मेरा फॉलोअर डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है या नीचे हो रहा है? नहीं, बल्कि एक लाइन में, मतलब फॉलोअर डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है। इस वाले पीरियड में देखिए फॉलोअर डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे आ रहा है, मतलब ड्वेल हुआ। अगेन क्लियर। और θ3 से लेकर और 360 डिग्री तक, θ3 से लेकर 360 डिग्री तक क्या वापस रिटर्न हो रहा है, वापस आ रहा है मेरा फॉलोअर, रिटर्न हो रहा है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रिटर्न पीरियड। क्लियर पॉइंट। इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज माई रिटर्न पीरियड। ओके, क्लियर है इतना? ठीक। अगर इसका नाम मुझे रखना होता, मान लीजिए अगर मुझे इसका नाम रखना होता तो हम क्या रखते इसका नाम, इसका नाम हम रखते डी। पहले डी है, ड्वेल हो रहा है, फिर राइज हो रहा है तो आर हो गया, वापस से ड्वेल मिला तो डी, उसके बाद वापस से आर, डी आर डी आर। ठीक है, डियर डियर बोलते हैं, डी आर डी आर, तो इसका नाम हो जाएगा डी आर डी आर, ड्वेल राइज ड्वेल रिटर्न। ठीक है, इसमें देखिए क्या मिल रहा है, पहले ड्वेल मिल रहा है, मतलब फॉलोअर का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, ना ही ऊपर जाएगा ना ही नीचे आएगा, एक लाइन पे कांस्टेंट बना रहेगा, रिमेन स्टेशनरी। फिर राइज हो रहा है, फिर रिटर्न हो रहा है, मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा, डी आर आर, डर। इसका नाम क्या हो जाएगा, ड्वेल राइज ड्वेल, तो इसका नाम हो जाएगा डी आर डी। ठीक है, उसके बाद सडनली फॉल हो जाएगा ये। क्लियर पॉइंट। तो ये है नाम रखने का दूसरा तरीका, कि अगर मुझे कैम का नाम रखना होगा तो ये डिपेंड करेगा फॉलोअर के मोशन के ऊपर, कि फॉलोअर का मोशन क्या है, फॉलोअर राइज कर रहा है या ड्वेल पीरियड है या रिटर्न कर रहा है, क्या है। क्लियर। तो ये कैम के नाम रखने का ये दूसरा तरीका भी है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोअर मूवमेंट। क्लियर, आगे बढ़े। एंड टाइप्स ऑफ फॉलोअर। अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ फॉलोअर के ऊपर, कि हमारा जो आउटपुट वाला पार्ट था, अब तक हम इनपुट वाले पार्ट की बात कर रहे थे, अब तक हम इनपुट कैम वाले पार्ट की बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे फॉलोअर के पार्ट की, मतलब अपने आउटपुट वाले पार्ट की। क्योंकि फॉलोअर को हमने क्या बोला हुआ है, इस फॉलोअर को हमने बोला हुआ है आउटपुट, क्योंकि आउटपुट पे हमको मोशन मिलता है। ठीक है, ये एक सिंपल फिगर हमने कई बार बनाया हुआ है। इसमें ये दिस इज माई कैम, कैम रोटेट करेगा, दिस इज फॉलोअर, फॉलोअर ऊपर नीचे मूव करेगा, दिस इज नाइफ एज फॉलोअर। देखिए इस तरीके के फॉलोअर को हम क्या बोलते हैं, इस तरीके के फॉलोअर को हम बोलते हैं नाइफ एज फॉलोअर। ठीक है, नाइफ एज फॉलोअर, नाइफ का मतलब जैसे चाकू की धार होती है, शार्प, बिल्कुल नाइफ के तरीके की। तो यहां पे जो फॉलोअर का कांटेक्ट पॉइंट होगा कैम के साथ, जहां पर वो कैम के साथ कांटेक्ट में होगा, उस जगह पर आपको चाकू के तरीके की धार दिखाई देगी। चला जरा देखिए यहां पर देखिए, क्या चाकू के तरीके की धार दिखाई दे रही है। यहां पर जहां पर फॉलोअर और कैम का कांटेक्ट होगा, उस जगह पर आपको चाकू के तरीके की शार्प एज दिखाई देगी, इसलिए इसका नाम है नाइफ एज फॉलोअर। इसका जो एज होगा वो बिल्कुल नाइफ के तरीके का होगा, चाकू के सिरे की तरीके का। ठीक है, इन दिस द एज ऑफ द फॉलोअर इज वेरी शार्प। देखिए लिखा हुआ है, जो एज होता है फॉलोअर का, दिस फॉलोअर एज, दिस इज वेरी शार्प। ठीक, वेरी शार्प लाइक नाइफ, चाकू के तरीके का। इट्स यूज इज लिमिटेड, इसका जो हम यूज करते हैं बहुत ही लिमिटेड पर्पज में करते हैं। क्यों करते हैं, आगे पढ़िए। बिकॉज इट प्रोड्यूसेस अ मोर वियर। मैंने आपको पेंसिल टिप का एग्जांपल दिया था, जैसे आपके पास अगर कोई पेंसिल, बिल्कुल नई नवेली पेंसिल है, ठीक है, स्टार्टिंग में उसकी जो टिप रहती है, देखिए बिल्कुल इस तरीके से होती है, उसकी जो नोक रहती है बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा शार्प होती है। ठीक है, स्टार्टिंग में। तो ये मेरा फॉलोअर भी कुछ उस तरीके का दिखाई दे रहा है। तो जब पेंसिल स्टार्टिंग में बहुत शार्प एज की होती है और उसको जब आप लिखते हो पेपर पे, तो आप देखो बहुत जल्दी से वियर होता है या बहुत जल्दी से घिसती है, उसका जो रेट ऑफ वियर होता है वो बहुत हाई होता है। ठीक है, तो इस वजह से यहां पर भी जो वियर होगा नाइफ एज होने की वजह से बहुत ज्यादा होगा। और अगर बहुत ज्यादा वियर होगा तो हमारे सिस्टम में बहुत ज्यादा क्या स्ट्रेस कंसंट्रेशन और बहुत ज्यादा रबिंग स्टार्ट हो जाएगी हमारे कैम पर, क्योंकि ये किसके साथ कांटेक्ट में है, दिस इज इन कांटेक्ट विद द कैम। तो अगर इन दोनों में से कोई भी खराब हुआ तो वो अपने दूसरे वाले पार्टनर को भी खराब कर देगा। ठीक,
क्या हुआ, इन दिस द एज ऑफ द फॉलोवर इज वेरी शार्प लाइक नाइफ, इट यूज इज लिमिटेड बिकॉज इट प्रोड्यूसेस अ मोर वियर, ज्यादा वियर प्रोड्यूस करता है। बिल्कुल आप इसको पेंसिल टिप की तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है, जैसे पेंसिल की टिप होती है, ज्यादा वियर होता है शुरुआत में, बिल्कुल वैसे ही। ऑफ द सर्फेस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ड्यू टू द शार्प एज, इट गिव्स मोर एक्यूरेट मोशन, इट कैन रीड एग्जैक्ट शेप ऑफ द कैम। अब देखिए ये क्या करता है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट मोशन आपको बताता है। जब ये चीज रोटेट करेगी तो आप अगर इसी नाइफ एज जहां जहां जा रहा है वहां वहां पर जाते चले जाइए, नाइफ एज इसका मोशन ही तो करेगा। तो ये आपको कैम का बिल्कुल एग्जैक्ट शेप बताएगा, क्योंकि यहां पे पॉइंट टिप है। जब भी आप पॉइंट से किसी चीज का शेप बनाओ तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट, लगभग एग्जैक्ट कर्वेचर मिलता है उस चीज का, एक्यूरेट मोशन देगा, ठीक है, ड्यू टू द पॉइंट टिप। क्या हो रहा है यहां पे, पॉइंट टिप की वजह से ये आपको बिल्कुल ही क्या देगा, एक्यूरेट मोशन देगा। इट कैन रीड एग्जैक्ट शेप ऑफ द कैम, ये आपको बिल्कुल एग्जैक्ट शेप ऑफ द कैम बता देगा कि कैम की हमारे एग्जैक्ट शेप क्या है, ड्यू टू द पॉइंट टिप। ये क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, ठीक, ये बात समझ में आई अकॉर्डिंग टू द शेप। ये हमने पहला देखा नाइफ एज फॉलोअर, क्यों बोलते हैं नाइफ एज फॉलोअर वो समझ में आ गया। बहुत लिमिटेड यूज करते हैं, क्यों लिमिटेड यूज होता है ये समझ में आ गया, क्योंकि इसमें वियर बहुत ज्यादा होता है, पेंसिल टिप से आप समझ सकते हो। उसके बाद ये हमको मोर एक्यूरेट मोशन देता है और एग्जैक्ट शेप देता है किसकी, कैम की। लेकिन इसका यूज ही हम बहुत कम करते हैं, लिमिटेड ऑपरेशंस में करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें वियर बहुत ज्यादा होता है शार्प एज की वजह से। अगला चलते हैं हम, रोलर फॉलोअर। देखिए जो पिछला वाला एग्जांपल था मेरा, उसमें वहां पे हमने नाइफ एज फॉलोअर लिया था, यहां पे इस नाइफ एज फॉलोअर को हमने एक रोलर से चेंज कर दिया। यहां पर हमने एक रोलर लगा दिया। तो रोलर लगाने की वजह से भैया क्या फायदा मिला, रोलर लगाने की वजह से हमें क्या फायदा मिला, फायदा ये मिला कि वहां पे जो बहुत ज्यादा वियर हो रहा था ड्यू टू द शार्प एज, अब वो वियर यहां पर नहीं होने वाला, ठीक है, अब वो वियर यहां पे नहीं होने वाला, क्योंकि यहां पे शार्प एज नहीं मिल रही है। देखिए द फॉलोअर इज इन द शेप ऑफ रोलर। अब यहां पे जो फॉलोअर है उसका शेप कैसा है, ये फॉलोअर देखिए रोलर शेप का दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये हमने यहां पे रोलर लगा रखा है। ये एट लो स्पीड्स द फॉलोअर हैज अ प्योर रोलिंग। जब लो स्पीड पे ये चलेगा, मतलब कैम हमारा जब लो स्पीड पे चलेगा, तो यहां पे देखिए प्योर रोलिंग हो रही होगी सरफेस के बीच में, इस फॉलोअर के रोलर के बीच में और कैम के सरफेस के बीच में प्योर रोलिंग हो रही होगी एट द लो स्पीड। एट द लो स्पीड द फॉलोअर हैज अ प्योर रोलिंग एक्शन, बट एट अ हाई स्पीड सम स्लाइडिंग ऑल्सो अकर्स। देखिए जब गाड़ी आप चलाते हो, कार का एग्जांपल ले लीजिए, बाइक का एग्जांपल ले लीजिए, जब उसको आप धीमी स्पीड पे चलाते हो तो मस्त चल रही होती है, आराम से प्योर रोलिंग, ठीक, मस्त आपकी बाइक चल रही होती है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि जब आप उसको बहुत हाई स्पीड पे चलाओ और वो बहुत तेजी से चल रहा हो, तो कभी कभी बाइक आपकी स्किड करने लगती है, फिसलने लगती है। तो एट अ हाई स्पीड उसमें क्या आ जाता है, स्लिपिंग का भी फिनोमेना आ जाता है, ठीक है, स्लाइडिंग का। इन द सेम मैनर एट अ हाई स्पीड सम स्लाइडिंग ऑल्सो अकर्स, ठीक है, क्या होने लगता है वहां पे, स्लाइडिंग भी होने लगती है एट अ हाई स्पीड। इन केस ऑफ स्टीप और सडन राइज फॉलोअर, रोलर फॉलोअर इज नॉट प्रेफर्ड। कह रहा है जब सडन राइज कराना हो या स्टीप हो, हमारी कैम की प्रोफाइल जब सडन राइज कर रही हो, मतलब मस्त ही, अभी देखिए मैं आपको दो तरीके की प्रोफाइल यहां पे बना रहा हूं। एक तो फॉलोअर की शेप हमने इस तरीके से बना ली, यहां पे फॉलोअर का कैम शाफ्ट हो गया, ये रोटेट कर रहा है, ठीक है, ये मैंने फॉलोअर बनाया, और अब यहां पे मैं दूसरा फॉलोअर बना रहा हूं इस तरीके से, ठीक है, इसको मैं हटा दे रहा हूं। अब यहां पे मैं दूसरा फॉलोअर बना रहा हूं इस तरीके, यहां फॉलोअर का कैम शाफ्ट। तो दिस इज फर्स्ट कैम एंड दिस इज सेकंड कैम। आप बता सकते हो कि किसमें सडन राइज होगा, किसमें सडन राइज होगा। अगर इस पे आप फॉलोअर को चला दो तो मस्त एकदम आराम से चल रहा होगा, आराम से, इस पे गया फॉलोअर, फिर इस पे गया। लेकिन यहां पे देखिए, यहां के बाद सडन राइज होगा, मतलब जहां पे उसका स्टीपर कर्वेचर सडन चेंज होता है। आप यहां पे सडन का मतलब कैसे समझोगे, इन केस ऑफ सडन राइज, तो आप सडन राइज ऐसे समझिए जहां पर कैम की प्रोफाइल
ध्यान से सुनिए, जहां पर कैम की प्रोफाइल सडन राइज करे, मतलब जो कर्वेचर है तुरंत से बदले, ठीक है। इस लाइन का मतलब यह हुआ कि जहां पर जो कैम का कर्वेचर है, जो प्रोफाइल है, अगर वो तुरंत बदल रहा है, बहुत तेजी से तुरंत बदले, अचानक से बदले, तो वहां पे सडन राइज होगा ना, क्योंकि फॉलोअर, जैसे अभी देखिए, इसको देखिए, दिस इज, लेट सपोज दिस इज कैम, ओके, एंड दिस इज फॉलोअर, दिस पेन, लेट सपोज दिस पेन इज फॉलोअर एंड दिस पेसेंटा इज अ कैम। अब इसको आप मस्त रोटेट करा रहे हो इस तरीके से, इसको आप रोटेट करा रहे हो, ठीक है, ऐसे ऐसे रोटेट करा रहे हो इस तरीके से। अभी देखिए यहां पर जब इस तरीके से है फॉलोअर, ये ऐसे जा रहा है तो फॉलोअर का मोशन ऊपर हो रहा है, ऊपर हो रहा है, ऊपर हो रहा है, अभी ये नीचे जा रहा है, ठीक है। तो जब इस वाले पॉइंट से यहां पे गुजरेगा ना, तो देखिए यहां पे कर्वेचर सडन चेंज हुआ ना, यहां पे कर्वेचर तुरंत बदला, यहां पे कर्वेचर तुरंत नहीं बदल रहा है, यहां पे मस्त एक तरीके से एक लाइन में जा रहा है, तो आराम से मोशन हो रहा है, मोशन हो रहा है, लेकिन जैसे यहां पहुंचेगा तो यहां सडन राइज होगा, फॉलोअर का यहां पे सडन राइज होगा। तो यहां पे सडन राइज होगा, वहां पे एक तरीके का झटका मिलेगा ना, और झटका मिलेगा मतलब तेज स्पीड हो जाएगी, झटका मिलेगा, तो वहां पे स्लाइडिंग होने के चांस हैं हमारे सिस्टम में एट अ हाई स्पीड। तो स्टीपर वाले केस में रोलर फॉलोअर को हम प्रेफर्ड नहीं करते। क्यों नहीं करते, समझ में आया? क्यों नहीं करते, ये बात समझ में आई, क्योंकि सडन राइज होने की वजह से रोलर स्किड या स्लिपिंग की प्रॉपर्टी आ जाएगी और वहां पे वाइब्रेशन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इसको कहां यूज करते हैं ये समझ लीजिए, इसको हम यूज करते हैं कहां पर, क्रैंकशाफ्ट इंजन में। तो रोलर फॉलोअर का यूज कहां किया जाता है, एयरक्राफ्ट इंजन में। क्लियर है पॉइंट, कहां यूज किया जाता है, एयरक्राफ्ट इंजन में। तो ये पॉइंट समझ में आया। इसका लो स्पीड पे अगर आप करोगे तो लो स्पीड पे ये आपको प्योर रोलिंग देगा, और हाई स्पीड पे प्योर रोलिंग के साथ साथ आपको कुछ स्लाइडिंग भी देने लगेगा, ठीक है। सडन राइज होने की वजह से इसमें क्या होता है, स्टीप या सडन राइज की वजह से अचानक से वाइब्रेशंस आ जाते हैं, जिसकी वजह से इसको हम यूज नहीं करते। कहां यूज किया जाता है इसको, जनरली एयरक्राफ्ट इंजन्स में, ठीक है। कहां यूज करते हैं, एयरक्राफ्ट इंजन्स में। क्लियर पॉइंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ फॉलोअर में अगला आता है मशरूम फॉलोअर। मशरूम सबने खाया होगा, ठीक है। तो मशरूम की शेप किस तरीके से होती है, मशरूम की शेप देखिए कुछ इस तरीके से होती है, कुछ इस तरीके से होती है। इसलिए यहां पर जो फॉलोअर की शेप होगी ना, वो फॉलोअर की शेप भी कुछ इस तरीके से होगी, फॉलोअर की शेप भी कुछ बिल्कुल इसी तरीके से होगी। जो भी हम टाइप्स डिफाइन करते हैं ना, वो टाइप्स डिफाइन करते हैं उसके शेप के ऊपर जनरली। तो जब हमने कैम पढ़ा था, तो कैम में जितने भी कैम्स हम पढ़ते जा रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ शेप, तो जिस तरीके का शेप होता था हम कैम को उसी तरीके का बोल देते थे। जैसे अगर सिलेंडर टाइप का कैम होता था तो उसका नाम क्या हो जाता था, सिलेंड्रिकल कैम। स्फेयर टाइप का है तो स्फेरिकल कैम, ठीक है। और अगर वेज टाइप का है तो वेज कैम। वैसे ही यहां पे क्या लिखा हुआ है, मशरूम फॉलोअर, मतलब यहां पे जो फॉलोअर की शेप होगी किस तरीके की होगी, मशरूम के तरीके की। तो मशरूम कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। इट डज नॉट क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ जैमिंग ऑफ द कैम। यह क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इस लाइन को आपको नोट पॉइंट में डाल देना है अपनी नोट्स में, कि जो मशरूम फॉलोअर होता है वो जैमिंग की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा जैमिंग क्या होती है जब मैं प्रेशर एंगल की बात करूंगा आगे, ठीक है। हाउएवर इन दीज फॉलोअर्स द सरफेस स्ट्रेसेस एंड वियर आर मोर। इस तरीके के फॉलोअर्स में जो वियर होता है और सरफेस स्ट्रेसेस होते हैं वो मोर होते हैं। क्यों होते हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहां पर ज्यादा एरिया ऑफ कांटेक्ट फॉलोअर का कैम के साथ होता है। क्या होता है, कैम एंड फॉलोअर का ज्यादा एरिया कांटेक्ट में एक साथ होता है, इस वजह से जो वियर होता है वो ज्यादा होता है। लेकिन हमें फायदा क्या पहुंचाता है ये मशरूम फॉलोअर, इसमें जैमिंग की प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती। कैसे नहीं दिखाई देती अभी हम फिगर से समझेंगे, ठीक है। अभी हम देखते हैं क्या है आगे पॉइंट। These disadvantages
आर रिड्यूस्ड इफ अ स्फेरिकल फेस्ड फॉलोअर इज यूज्ड। कह रहा है कि अभी जो मशरूम की शेप है ना, इस मशरूम के शेप को हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। मतलब जो मशरूम फॉलोअर होता है ये भी दो तरीके का होता है। एक तो फ्लैट फेस्ड टाइप मशरूम फॉलोअर, मतलब जहां पे आपने मशरूम को देखा हुआ है ना, कुछ मैंने शेप अभी जो बनाई थी, कुछ मशरूम की शेप मैंने ऐसे बनाई थी ना, इस तरीके का होता है। अब इतने वाले पार्ट को ध्यान दीजिएगा, इतने वाले पार्ट को ध्यान दीजिएगा। ये वाला जो पार्ट है इसकी शेप को हम कभी फ्लैट रखते हैं। फ्लैट बोलने का मतलब, फ्लैट बोले तो इस तरीके से, कभी कभी हम बिल्कुल फ्लैट रखते हैं, तो इसका नाम होता है फ्लैट फेस्ड मशरूम फॉलोअर। या कभी कभी इसकी शेप को, इतने की शेप को हम कुछ स्फीयर टाइप की रखते हैं, ऐसे कुछ स्फीयर टाइप की रखते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर आपने फ्लैट फेस्ड फॉलोअर लिया है ये पूरा, तो यहां पे देखिए क्या ज्यादा एरिया कांटेक्ट में नहीं आएगा। अगर हम फ्लैट फेस्ड फॉलोअर लें तो क्या यहां पर जब ये कैम के साथ आएगा ज्यादा एरिया कांटेक्ट में नहीं आएगा, और ज्यादा एरिया कांटेक्ट में आएगा तो क्या ज्यादा वियर नहीं होगा? ठीक बताइए, क्या ज्यादा वियर नहीं होगा? और ज्यादा वियर होगा तो स्ट्रेसेस भी ज्यादा प्रोड्यूस होंगे इसमें। क्लियर पॉइंट? क्या पॉइंट क्लियर है ये? इसलिए उस ज्यादा वियर से बचने के लिए, उस ज्यादा डिसएडवांटेज को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, हम स्फेरिकल फेस्ड फॉलोअर का यूज करते हैं। मतलब यहां पे फ्लैट फेस्ड को हम, इस फ्लैट फेस्ड को किससे चेंज कर देते हैं, इस फ्लैट फेस्ड को हम चेंज कर देते हैं एक स्फेयर की शेप से। किससे चेंज कर देते हैं हम? एक स्फेयर की शेप। तो अगर स्फेयर की शेप से चेंज कर दिया तो अब इसका नाम बदल के क्या हो जाएगा? स्फेरिकल फेस्ड फॉलोअर। क्लियर पॉइंट? समझ में आई बात? समझ आया नहीं आया ये? इसलिए अब इसका जो नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? स्फेरिकल फेस्ड फॉलोअर। नाउ अब स्फेरिकल फेस्ड फॉलोअर इज यूज्ड फॉर इन प्लेस ऑफ, किसकी जगह पर? देखिए इन प्लेस ऑफ, किसकी जगह पर? फ्लैट फेस्ड फॉलोअर की जगह पे। समझ में आ गया क्यों? वियर को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि यहां पे ज्यादा एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट आ रहा था कैम के साथ। स्फेरिकल फेस्ड फॉलोअर कहां यूज किया जाता है? इंटरनल कंबक्शन इंजन। किसमें यूज किया जाता है? आईसी इंजन में यूज किया जाता है। ठीक है, कहां यूज किया जाता है? आईसी इंजन में यूज किया जाता है। ये वाला फॉलोअर रोलर को कहां यूज करते हैं? एयरक्राफ्ट इंजन में। मशरूम को कहां यूज करते हैं? आईसी इंजन में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, विच फॉलोअर इज नोन एज मशरूम फॉलोअर? फ्लैट फेस्ड, स्फेरिकल फेस्ड, रोलर या नाइफ? विच फॉलोअर इज नोन एज मशरूम फॉलोअर? बताइए, फ्लैट फेस्ड, स्फेरिकल फेस्ड, रोलर या नाइफ? दिख रहा है? तो जनरली मशरूम फॉलोअर में हम स्फेरिकल को यूज करते हैं। जनरली हम स्फेरिकल फेस्ड को यूज करते हैं क्योंकि होता तो फ्लैट है लेकिन वहां पर वियर ज्यादा हो जाता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से होना चाहिए वो फ्लैट और स्फेरिकल दोनों होना चाहिए। मेरे हिसाब से जो इसका आंसर होना चाहिए, अलग अलग बुक्स में अलग अलग आपको आंसर मिलेंगे, ठीक है, मेरे हिसाब से, क्योंकि मशरूम फॉलोअर की ये दोनों ही टाइप होती हैं। मशरूम फॉलोअर की ये दोनों ही टाइप होती हैं, इसलिए मेरे हिसाब से जो करेक्ट आंसर है वो ए और बी दोनों होगा। क्लियर पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फ्लैट फेस्ड फॉलोअर एंड स्फेरिकल फेस्ड फॉलोअर दिखाई दे रहा है। जो फॉलोअर का एंड है यहां पे देखिए कैसा है, बिल्कुल फ्लैट प्लेट टाइप का है, और यहां पर कैसा है, कुछ स्फीयर टाइप का। देखिए ये स्फीयर टाइप का दिखाई दे रहा है। ये कैम एज यूजुअल अपनी जगह पे टक 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 रोटेट कर रहा है। यहां पर भी कैम लगातार रोटेट कर रहा है। यहां पर फ्लैट फेस फॉलोअर है, तो देखिए यहां पे क्या आपको ज्यादा एरिया ऑफ कांटेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है? देखिए क्या यहां पर ज्यादा एरिया ऑफ कांटेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है? और वहां पे देखिए उस वाले में यहां पे क्या एरिया ऑफ कांटेक्ट लिमिटेड पोर्शन में है। तो यहां पे क्या होगा, फ्लैट फेस्ड फॉलोअर में आपको क्या दिखाई देगा? हमें दिखाई देगा मोर वियर। ठीक है,
और स्फेरिकल फेस्ड फॉलोअर में हमको क्या दिखाई देगा, इस जगह पर हमें दिखाई देगा हमें लेस वियर, क्या दिखाई देगा, लेस वियर स्फेरिकल में। कहां यूज करते हैं इसको हम यूज करते हैं आईसी इंजन में। अभी अभी आपको बताया आईसी इंजन में यूज किया जाता है मशरूम फॉलोअर को, तो मशरूम फॉलोअर को यूज करते हैं हम आईसी इंजन में। बाकी पूरा प्रोसीजर वैसा ही सेम है कि कैम रोटेट करेगा तो कैम रोटेट करने के साथ साथ कर्वेचर जो है वो बदलता हुआ फॉलोअर के साथ आएगा कांटेक्ट में, तो फॉलोअर ऊपर नीचे मूव करेगा। यही हो गया इसका प्रोसीजर, यहाँ पे फॉलोअर ऊपर नीचे मूव करेगा। क्लियर पॉइंट, बाकी प्रोसीजर वैसा ही है। और बगल ये हमने ये लगा रखा है फ्रेम या गाइड बोल लीजिए, ये हमने यहाँ पे गाइड लगा रखे हैं जो फॉलोअर का बताएगा कि तुम्हारा मोशन सिर्फ ऊपर नीचे होना है, गाइड करेगा फॉलोअर के मोशन को। आगे, द कैम फॉलोअर जनरली यूज्ड इन ऑटोमोबाइल, द कैम फॉलोअर जनरली यूज्ड इन ऑटोमोबाइल इंजन। ऑटोमोबाइल इंजन में बताइए, ऑटोमोबाइल इंजन में कौन सा यूज करते हैं, यहां पे देखिए क्या है, स्फेरिकल फेस्ड फॉलोअर इज जनरली यूज्ड इन आईसी इंजन। तो आईसी इंजन का मतलब यार क्या हुआ, आईसी इंजन का मतलब ऑटोमोबाइल ही तो हुआ, आईसी इंजन का मतलब ऑटोमोबाइल ही तो हुआ। तो यहां पे क्या पूछ रहा है आपसे कि आईसी इंजन में कौन सा यूज करते हैं, तो बताइए कौन सा यूज करते हैं, स्फेरिकल फेस्ड फॉलोअर। ठीक है, क्योंकि उसमें तो बहुत वियर मिलेगा ना, फ्लैट फेस्ड वाले में जो फ्लैट प्लेट है मेरा, फ्लैट प्लेट फॉलोअर, इसमें हमें क्या मिलेगा, ज्यादा वियर मिलेगा, इसलिए इससे बचने के लिए ही तो हमने स्फेरिकल बनाया। आईसी इंजन में कौन सा यूज करेंगे, स्फेरिकल फेस्ड फॉलोअर। क्लियर पॉइंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है रेडियल फॉलोअर। रेडियल फॉलोअर देखिए क्या है, द फॉलोअर इज नोन एज अ रेडियल फॉलोअर इफ द लाइन ऑफ मूवमेंट ऑफ द फॉलोअर पासेस टू द सेंटर ऑफ द रोटेशन ऑफ द कैम। क्या कह रहा है, ये हमने पढ़ लिया है, पहले ही पढ़ा है कि अगर मेरे पास कोई कैम है और कैम इस तरीके से रोटेट कर रहा है, ये हो गई कैम की सेंटर ऑफ एक्सिस, मतलब कैम शाफ्ट की एक्सिस, मतलब इस तरीके से इस वाली एक्सिस के अबाउट कैम मेरा टक 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 रोटेट कर रहा है। ठीक है, यहां पर, और यहां पर हमने बना दिया फॉलोअर। अब जो फॉलोअर की लाइन ऑफ एक्सिस है, यहां पर हमने ये गाइड्स बना दी या फ्रेम बना दिया। अब देखिए यहां पे जो फॉलोअर है, जब ये कैम रोटेट करेगा ओमेगा से विच इज यूनिफॉर्म, तो फॉलोअर का मोशन आप बता सकते हो कैसे होगा, सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल बात है कि फॉलोअर का जो मोशन होगा वो फॉलोअर का मोशन बिल्कुल इस तरीके से होगा, ऊपर नीचे। तो देखिए क्या फॉलोअर के मोशन की लाइन ऑफ एक्सिस क्या सेंटर से पास हो रही है, कैम के सेंटर से पास हो रही है, कैम के सेंटर से पास हो रही है, मतलब रेडियल डायरेक्शन से पास हो रही है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया रेडियल फॉलोअर। क्लियर पॉइंट, इसका नाम क्या हो गया, रेडियल फॉलोअर। क्यों रेडियल फॉलोअर, क्योंकि फॉलोअर के लाइन ऑफ एक्शन, ये जो हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन आई, यहां पर हमारे पास जो लाइन ऑफ एक्शन आ गई, किसकी लाइन ऑफ एक्शन की बात कर रहे हैं, फॉलोअर के लाइन ऑफ एक्शन की। तो जो हमारा फॉलोअर का लाइन ऑफ एक्शन है, हियर द फॉलोअर लाइन ऑफ एक्शन, दिस इज द लाइन, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फॉलोअर। ठीक है, इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है कहां से पास कर रही है, ये पास कर रही है कैम के सेंटर ऑफ रोटेशन से। ठीक है, दिस एक्सिस passes through the center of cam। ठीक है, तो जब भी कोई चीज किसी के सेंटर से पास करती है, देखिए ये हमने एक सर्किल बनाया, उस सर्किल का सेंटर हो गया, अब कोई इस सेंटर से पास करे लाइन, तो क्या इसको हम रेडियल डायरेक्शन नहीं बोलते। तो बात समझ में आ रही है, इसको रेडियल फॉलोअर क्यों बोला, क्योंकि इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो इसके सेंटर से पास कर रही है, और कोई भी चीज जब किसी के सेंटर से पास करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियल बोलते हैं, रेडियल डायरेक्शन। ठीक है, जैसे ये रेडियस होता है ना, तो रेडियस से ये रेडियल बना है, इसलिए इसको हमने बोल दिया रेडियल डायरेक्शन। क्लियर है पॉइंट, तो समझ में आया रेडियल फॉलोअर क्यों बोलते हैं इसको। द फॉलोअर इज नोन एज द रेडियल फॉलोअर इफ द लाइन ऑफ मूवमेंट ऑफ द फॉलोअर पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ द कैम। ठीक है, जब क्या करे, रेडियल फॉलोअर में जो लाइन ऑफ एक्शन है, लाइन ऑफ मूवमेंट है फॉलोअर का, वो कहां से पास करे, कैम के रोटेशन पॉइंट से पास करे। ठीक,
आगे बढ़ते हैं, ऑफसेट फॉलोअर। अब देखिए क्या होगा, कभी कभी ऐसा भी फिगर आपको दिखाई देगा, ये हमारा कैम हो गया, ठीक है, यहां पर ये कैम को हमने रोटेट करा दिए, या कैम साफ सेंटर हो गया, मतलब जिसके अबाउट कैम रोटेट कर रहा है। और आपको कभी कभी फिगर ऐसे दिखाई देगा कि जो कैम की लाइन ऑफ मूवमेंट है, मतलब जो फॉलोअर है, उस फॉलोअर का जो टिप वाला पॉइंट है उसको अगर हम नीचे एक्सटेंड करें तो वो कैम के सेंटर से पास करेगा। लेकिन कभी कभी आपको ऐसा भी फिगर दिखाई देगा कि यहां पर मैंने कैम शाफ्ट सेंटर बनाया, इसकी एक्सेस यहां से पास करेगी अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं, और फॉलोअर के टिप पॉइंट को मैंने यहां पर लगा रखा है। क्लियर? अब देखिए, क्या यहां पर फॉलोअर की लाइन ऑफ मूवमेंट पास कर रही है कैम शाफ्ट सेंटर से? नहीं। अब यहां पर क्या है, अब यहां पर दोनों के बीच में ऑफसेट हो गया। ऑफसेट का मतलब होता है थोड़ा सा रिप्लेसमेंट। मतलब अगर आप देखो, ये जो एक्सिस पास कर रही है, ये वाली एक्सिस पास कर रही है रेड लाइन, और यहां पर जो ब्लू लाइन पास कर रही है, दोनों में कुछ डिफरेंस है। इसी डिफरेंस को हम बोलते हैं, जो पैरेलल लाइंस में डिफरेंस आया, इसको बोलते हैं ऑफसेट। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑफसेट फॉलोअर। इफ द लाइन ऑफ मूवमेंट, मतलब ब्लू लाइन की बात कर रहा है, ये हो गया लाइन ऑफ मूवमेंट ऑफ फॉलोअर। ठीक है, ये हो गया लाइन ऑफ मूवमेंट ऑफ फॉलोअर। इफ द लाइन ऑफ मूवमेंट ऑफ फॉलोअर इज ऑफसेट फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन, ये जो सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ द कैम है, ठीक है, यही है सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ द कैम, दिस सेंटर लाइन सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ कैम, ठीक है, sorry, if the line of movement of the roller follower is offset from the center of rotation of the cam, the follower is known as the offset follower. क्या हो रहा है, if the line of movement of the roller follower is offset, क्या है यहां पर offset दिया गया है, जब वो उसके सेंटर से पास ना करे, जब जो लाइन ऑफ मूवमेंट वाली लाइन है वो कैम के सेंटर से पास ना करे, थोड़ा सा ऑफसेट हो, तो इसको हम क्या नाम बोलते हैं, एन ऑफसेट फॉलोअर। समझ में आ रहा है पॉइंट? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है ये? इट इज प्रोवाइडेड इन द रेडियल कैम ट्रांसलेटिंग फॉलोअर मैकेनिज्म टू डिक्रीज प्रेशर एंगल। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन। ईएससी में क्वेश्चन 3 बार आ चुका है, एसएससी जेई में कई बार आ चुका है। ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ऑफसेट प्रोवाइड क्यों करते हैं। यह पूछा जाता है कि वाई ऑफसेट इज प्रोवाइडेड इन द कैम फॉलोअर मैकेनिज्म। आपसे पूछ लेगा कि ये जो ऑफसेट हम प्रोवाइड करते हैं क्यों करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। इसको आप अपनी कॉपी में नोट पॉइंट में डाल के, अगर आपके पास हाइलाइटर हो तो इसको हाईलाइट कर दीजिएगा। देखिए क्या हुआ, इट इज प्रोवाइडेड इन द रेडियल कैम ट्रांसलेटिंग फॉलोअर मैकेनिज्म टू डिक्रीज द प्रेशर एंगल। क्या करने के लिए, प्रेशर एंगल को डिक्रीज करने के लिए। क्यों करने के लिए अभी मैं बताऊंगा आपको, पूरा का पूरा रीजन समझाऊंगा, ठीक है। क्या करता है ये, टू डिक्रीज द प्रेशर एंगल ड्यूरिंग एसेंट ऑफ द फॉलोअर। एसेंट का मतलब होता है चढ़ना। तो जब फॉलोअर ऊपर की तरफ जाता है तो उस वक्त हमें कम प्रेशर एंगल की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों होती है, फॉलोअर के ऊपर जाते वक्त
हमें कम प्रेशर एंगल की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों होती है, अभी मैं ये चीज समझाने वाला हूं। सो दैट साइड थ्रस्ट ऑन गाइड्स रिड्यूसेस एंड वियर गेट्स मिनिमाइज्ड। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इस पांचों लाइन को आप बहुत अच्छे से समझिए, ठीक है। अभी मैं इन्हीं पांचों लाइन को समझाने वाला हूं। कह रहा है कि ऑफसेट हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि जब फॉलोअर मेरा ऊपर की तरफ जा रहा हो, फॉलोअर के ऊपर जाते वक्त प्रेशर एंगल की वैल्यू कम हो, और प्रेशर एंगल जब कम होगा तो जो गाइड्स पर यहां पर थ्रस्ट आएंगे, ये जो गाइड्स हैं यहां पर, इन पर जो थ्रस्ट आएगा उस थ्रस्ट की वैल्यू भी कम हो जाएगी, ठीक है। और जब थ्रस्ट की वैल्यू कम हो जाएगी तो हमें कम वियर देखने को मिलेगा, वियर भी मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है। अब ये सारी चीजें कैसे होती हैं ये हम आगे देखेंगे। ये पॉइंट समझ में आ गया। देखिए, पहले मैं इन सारे पॉइंट्स को यहां पे समझाना चाहता हूं, समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है। ऑफसेट फॉलोअर, यहां पे देखिए ऑफसेट फॉलोअर बनाया हुआ है, यहां पे ऑफसेट फॉलोअर देखिए, ये देखिए जो फॉलोअर की लाइन ऑफ मूवमेंट है, लाइन ऑफ एक्सिस यहां से जा रही है, लाइन ऑफ मूवमेंट, और कैम का जो सेंटर ऑफ रोटेशन है यहां पर है। क्या दोनों के बीच ऑफसेट प्रोवाइड है थोड़ा सा? हाँ बिल्कुल। अब देखिए वाई ऑफसेट इज प्रोवाइडेड इन द कैम फॉलोअर मैकेनिज्म। ध्यान से देखिए, देखिए ये मैंने फॉलोअर बनाया हुआ है, ये जो लाइन मैंने बनाई हुई है दिस लाइन इज फॉलोअर, ठीक है, जिसको मैं ब्लू कलर से कर दे रहा हूं ताकि आप उसको अलग अलग समझ पाए। दिस ब्लू लाइन जो फॉलोअर होता है इसको यहां पर मैं लाइन से दिखा रहा हूं, बस समझिएगा, ठीक है। दिस ब्लू लाइन इज रिप्रेजेंटिंग, दिस ब्लू लाइन हाईलाइट कर देता हूं इसको मैं, दिस ब्लू लाइन इज रिप्रेजेंटिंग द फॉलोअर। ना आगे समझिए। दिस ब्लू लाइन इज रिप्रेजेंटिंग माई फॉलोअर। अब आगे एक टर्म आएगा जिसको हम पढ़ेंगे प्रेशर एंगल, वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उसकी थोड़ी सी बात यहां पे हम करेंगे क्योंकि उसके बगैर आपको ये पॉइंट नहीं समझने वाला कि प्रेशर एंगल कम होता है और साइड थ्रस्ट कम लगता है, वियर कम होता है। बिना उस प्रेशर एंगल के ये बात समझ में नहीं आएगी, तो वो हम समझेंगे प्रेशर एंगल क्या होता है बाद में, लेकिन अभी उसको यहां पे मैं यूज करने वाला हूं, ठीक है। अब देखिए, लेट्स से यहां पर कैम मेरा रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये जो कैम सेंटर है ये रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में विथ सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। क्या करेगा देखिए, आपको यहां पर क्या इसकी सरफेस ऐसे दिखाई दे रही है कैम की, इस तरीके से, ठीक है। तो क्या करेगा, ये फॉलोअर पर एक फोर्स लगाएगा, जहां पे डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है, क्या यहां पर फॉलोअर पर एक फोर्स आएगा? कौन लगाएगा? कैम लगाएगा, इस तरीके से। अभी यहां पर है, ऐसे घूम रहा है कैम, ठीक है, तो ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो जो फोर्स की डायरेक्शन लगेगी कैसे लगेगी, देखिए फोर्स की डायरेक्शन कैसे लगेगी, इस वाली डायरेक्शन में। ये हो गई फोर्स की डायरेक्शन। मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूं, ये हो गई फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है। दिस डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो कैम ने फॉलोअर पे लगाया। अब एक टर्म आएगा प्रेशर एंगल, ठीक है, एक टर्म आएगा प्रेशर एंगल।
प्रेशर एंगल क्या होता है, अभी बस एक नट शेल में समझ लीजिए आप प्रेशर एंगल क्या होता है, छोटे से पार्ट में, कि कैम पर आप एक ऐसे पॉइंट पे बैठ जाइए और वहां से पिच कर्व के नॉर्मल डायरेक्शन में आप एक लाइन खींचिए। कहने का यह मतलब है, इसको समझ लीजिए अच्छे से, कहने का यह मतलब है, देखिए अगर मैंने कैम को ऐसे बनाया, ठीक है, अगर मैंने कैम को ऐसे बनाया, मैं 3 केसेस ले लेता हूं और मैं कैम को कुछ इस तरीके से और स्टीपर बना देता हूं, तो अगर मैं यहां पे प्रेशर एंगल निकालना चाह रहा हूं इस वाले पॉइंट पे, लेट्स से इस वाले पॉइंट पे, तो यहां पे कर्वेचर कैसे दिखाई दे रही है, कर्वेचर इस तरीके से है, तो उस कर्वेचर के लंबवत दिशा में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप एक लाइन खींचिए, तो एक लाइन ऐसे जाएगी, ठीक है, और फॉलोअर का जो मूवमेंट है उसको वहां पर ड्रॉ करिए। तो फॉलोअर का मूवमेंट आपको कैसे दिखाई दे रहा है, फॉलोअर का मूवमेंट तो सर ऐसे दिखाई दे रहा है, फॉलोअर तो या तो ऊपर जा रहा है या तो नीचे, तो ये फॉलोअर के मूवमेंट की डायरेक्शन हो गई, तो यहां पर फॉलोअर के मूवमेंट की डायरेक्शन ये हो गई। तो पिच कर्व पर जो नॉर्मल लाइन हमने खींची है, दिस इज अ नॉर्मल लाइन, और ये फॉलोअर की मूवमेंट लाइन है, इन दोनों के बीच जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड द प्रेशर एंगल। क्लियर है पॉइंट? पिच कर्व पर बैठ जाइए और जो भी कर्व दिखाई दे रहा है उस सरफेस के लंबवत दिशा में एक लाइन खींचिए, ठीक, ये लाइन खींच ली, नॉर्मल डायरेक्शन, एन का मतलब नॉर्मल डायरेक्शन की लाइन। दूसरी बात, उसी पॉइंट पे फॉलोअर के मूवमेंट की लाइन खींच लीजिए। फॉलोअर कैसे जा रहा है, फॉलोअर मेरा या तो ऊपर जा रहा है या तो नीचे आ रहा है, तो यहां पे हमने एक लाइन खींच ली, ऊपर नीचे वाली लाइन, इन दोनों के बीच जो एंगल बनता है उसी को हम बोलते हैं प्रेशर एंगल। जैसे यहां पे मुझे प्रेशर एंगल खींचना है, मान लीजिए प्रेशर एंगल यहां बनाना है इस वाले पॉइंट पे, तो यहां पे कैसे बनाएंगे, यहां पे कर्वेचर ऐसे दिखाई दे रहा है कुछ, तो यहां पे एक लंबवत लाइन ऐसे आ जाएगी और फॉलोअर की मूवमेंट की लाइन ऐसे आ गई, तो यहां पे प्रेशर एंगल ये हो जाएगा। यहां पर मान लीजिए यहां पर प्रेशर एंगल खींचना है यहां पर, तो यहां पर नॉर्मल लाइन इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है, और फॉलोअर की मूवमेंट की लाइन एफ वाली लाइन ये हो गई, एन वाली है, तो यहां पे अल्फा प्रेशर एंगल है। तो समझ में आ रहा है प्रेशर एंगल कैसे निकालते हैं? तो ये हमने निकाल लिया प्रेशर एंगल, ठीक। अब आगे देखिए, तो ये फोर्स जो लगाया इसने नॉर्मल डायरेक्शन में, कैम ने लगाया फॉलोअर पर, और फॉलोअर मूवमेंट के बीच जो एंगल बनेगा उसी को तो बोलते हैं प्रेशर एंगल, और उसको यहां पर मैंने बोल दिया अल्फा। क्या इतनी बात क्लियर है? आ रहा है समझ, नहीं आ रहा है? आगे बढ़े। तो ये मैंने प्रेशर एंगल ड्रॉ कर लिया, कैसे किया ये मैंने आपको समझा दिया कि पिच कर्व पर आप बैठ जाइए, एक नॉर्मल डायरेक्शन में लाइन खींचिए, उसके बाद फॉलोअर मूवमेंट की डायरेक्शन में एक लाइन खींचिए, वही हमको देगा उन दोनों लाइन के बीच प्रेशर एंगल अल्फा। अब आगे, क्या इस फोर्स एफ के मैं 2 कंपोनेंट कर सकता हूं? क्या इस फोर्स एफ के मैं 2 कंपोनेंट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। एक तो एफ कॉस अल्फा फॉलोअर की डायरेक्शन में आ जाएगा, और एक तो एफ साइन अल्फा उसका दूसरा, एक कॉस आता है एक साइन आता है, ठीक है। तो देखिए इधर वाली डायरेक्शन में एफ का कंपोनेंट कितना आ जाएगा, यहां पे मैं बना रहा हूं, इधर वाले डायरेक्शन में ये एफ का कंपोनेंट कितना आ जाएगा, यहां पे मैं लिखता हूं सर, आ जाएगा ऊपर की डायरेक्शन में एफ कॉस अल्फा। क्लियर है? ऊपर की डायरेक्शन में, और इस वाली डायरेक्शन में कॉस के लंबवत इस वाली दिशा में कितना आ जाएगा, कॉस के लंबवत इस वाली दिशा में कितना आ जाएगा सर, इस वाली दिशा में आ जाएगा एफ साइन अल्फा। बोलिए क्या इतना समझ में आया? आया नहीं आया इतना समझ में? क्लियर है? इतना समझ में आया? ये एफ टोटल फोर्स लगा जो कैम ने लगाया फॉलोअर पर, प्रेशर एंगल मैंने ड्रॉ किया, और अब इस एफ के मैंने 2 कंपोनेंट ले लिए। यहां पे गाइड्स बनी हुई है, यहां पर गाइड्स हैं, ध्यान से समझते जाइएगा इस वाले पार्ट को, जल्दी मिलता नहीं है ये सारी चीज। अब देखिए मैं कह रहा हूं कि मेरे पास राइज पीरियड है। राइज पीरियड का मतलब, जिसको एसेंट बोलते हैं, राइज का मतलब फॉलोअर ऊपर जा रहा है, फॉलोअर ऊपर जा रहा है, राइज का मतलब फॉलोअर किधर जा रहा है, फॉलोअर ऊपर जा रहा है, ठीक है, मजे से ऊपर जा रहा है, जिसको एसेंट भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि एसेंट का मतलब भी क्या होता है, ऊपर जाना। तो ड्यूरिंग एसेंट, अब देखिए अगर फॉलोअर ऊपर जा रहा है
तो ऊपर जाने के लिए जो फोर्स F यहां पर लगा हुआ है और उसका जो कंपोनेंट आया, कौन सा कंपोनेंट आया, F cos अल्फा, ये F cos अल्फा क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए ना। अरे यार अगर फॉलोअर को ऊपर भेजना है तो फॉलोअर को ऊपर भेजने के लिए F cos अल्फा ही तो जिम्मेदार है, और अगर F cos अल्फा जिम्मेदार है तो क्या F cos अल्फा को ज्यादा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ज्यादा होना चाहिए। ठीक, F cos अल्फा को बिल्कुल ज्यादा होना चाहिए। तो अगर F cos अल्फा को ज्यादा होना है, लेट्स से, चलिए मानते हैं यहां पे, ठीक है, ऊपर जा रहा है फॉलोअर मेरा, तो F cos अल्फा को क्या होना चाहिए, F cos अल्फा की बात करें तो ये ज्यादा होना चाहिए, तभी तो फॉलोअर ऊपर जा पाएगा। ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट समझते जाइएगा। F cos अल्फा ज्यादा होना चाहिए क्योंकि ऊपर जा रहा है। F cos अल्फा ऊपर जाने के लिए अगर मैं अल्फा पे फोकस करूं, मतलब मेरा cos अल्फा क्या होना चाहिए, cos अल्फा ज्यादा होना चाहिए। समझ में आया, क्या होना चाहिए, cos अल्फा ज्यादा होना चाहिए। cos अल्फा को ज्यादा होने के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, cos अल्फा को ज्यादा होने के लिए क्या अल्फा की वैल्यू को ज्यादा होना चाहिए, आप बोलोगे बिल्कुल ज्यादा होना चाहिए, गलत, अल्फा की वैल्यू को कम होना पड़ेगा। अगर cos अल्फा को बढ़ाना है तो अल्फा को कम करना पड़ेगा। दिखाता हूं मैं आपको जादू, देखिए पढ़ा होगा आपने। अच्छा बताइएगा, cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, यहां पे हटाता हूं इसको मैं, बताइएगा, cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। उसके बाद cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ठीक है, cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। cos ऑफ 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो एक चीज आप यहां से क्या देख पा रहे हो, क्या आप यहां से एक चीज देख पा रहे हो कि जब मैं अल्फा की वैल्यू को, ये जो अल्फा की वैल्यू यहां पर मैं लिख रहा हूं, इस अल्फा की वैल्यू को जैसे जैसे मैं बढ़ाता जा रहा हूं, वैल्यू 1 से कम होती जा रही है। पहले 1 थी, फिर √3/2 हुई, फिर 1/√2 हुई, फिर 1/2 हुई और लास्ट में 0 आ गया। तो समझ में आया, अगर हम अल्फा को बढ़ाते हैं तो cos अल्फा कम होता है, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर मैं cos अल्फा को बढ़ाऊं तो अल्फा मुझे कम करना पड़ेगा। अगर मैं cos अल्फा को बढ़ाना चाह रहा हूं, अगर मैं cos अल्फा की वैल्यू 1 लाना चाह रहा हूं तो अल्फा मुझे कम से कम रखना पड़ेगा ना। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या बोलूंगा, अगर cos अल्फा ज्यादा होना चाहिए मतलब अल्फा क्या होना चाहिए, अल्फा कम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बताइए, अल्फा कम होना चाहिए ना, अल्फा कम होना चाहिए। ठीक है, तभी तो ऊपर की तरफ ज्यादा फोर्स मिलेगा। ठीक है, तो ये मेरा पूरा का पूरा प्रोसीजर है, अल्फा को कम रखना पड़ेगा ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन, जो यहां पे मैंने लिखा हुआ था, देखिए यहां लिखा हुआ है ना, प्रेशर एंगल इट डिक्रीजेस, प्रेशर एंगल डिक्रीजेस मतलब प्रेशर एंगल की वैल्यू को कम करता है। ठीक है, ड्यूरिंग एसेंट, एसेंट का मतलब होता है ऊपर चढ़ते वक्त, सो दैट साइड थ्रस्ट ऑन द गाइड रिड्यूसेस। इससे क्या होगा, देखिए अब देखिए, अगर अल्फा की वैल्यू कम है, अगर अल्फा की वैल्यू कम है, देखिए अगर अल्फा कम है तो क्या साइन अल्फा कम होगा, अरे यार अगर अल्फा कम होगा तो साइन अल्फा भी कम होगा, और अगर साइन अल्फा कम होगा तो क्या एफ साइन अल्फा कम होगा, बिल्कुल कम होगा, क्योंकि अल्फा कम होने के साथ साथ साइन अल्फा की वैल्यू भी कम होती है, साइन 0 की 0 होती है, साइन 90 की 1 होती है। समझ में आया, तो अगर एफ साइन अल्फा कम होगा तो ये एफ साइन अल्फा ही तो है जो इस गाइड पर क्या कर रहा है, थ्रस्ट लगा रहा है। देखिए गाइड यहां लगे हुए हैं साइड में, और एफ साइन अल्फा ही तो इस गाइड पर थ्रस्ट लगा रहा है ऐसे। अरे यार ये एफ साइन अल्फा ही तो इधर की डायरेक्शन में है बाईं तरफ, और यहां पे गाइड है, तो ऐसे फोर्स लगाएगा ना, तो जब इसकी वैल्यू ही कम हो गई तो इस पर जो साइड थ्रस्ट लगेंगे वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। क्लियर है पॉइंट, वही यहां पर लिखा हुआ था, देखिए, सो दैट जो साइड थ्रस्ट होते हैं, दिस साइड थ्रस्ट ऑन द गाइड्स रिड्यूसेस, क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। क्लियर है पॉइंट, एंड द वियर गेट्स मिनिमाइज। और भाई जब थ्रस्ट ही कम लगेगा तो जो वियर होगा हमारे गाइड्स पे वो भी क्या हो जाएगा, वो कम। तो ऑफसेट प्रोवाइड करने से क्या होता है, ऑफसेट प्रोवाइड करने से हमारा
प्रेशर एंगल कम हो जाता है। और आपको पता चल गया कि प्रेशर एंगल कम होने से हमें क्या फायदा मिलता है। जब प्रेशर एंगल कम होगा तो कॉस अल्फा कम होगा, जब अल्फा कम होगा तो कॉस अल्फा ज्यादा होगा, कॉस अल्फा ज्यादा होगा तो एफ कॉस अल्फा ज्यादा होगा, और अगर एफ कॉस अल्फा ज्यादा होगा तो ऊपर की डायरेक्शन में लगने वाला जो फोर्स है वो भी ज्यादा होगा। मतलब फॉलोअर बड़े मस्त तरीके से ऊपर जा रहा होगा आराम से, और साइड थ्रस्ट भी जो लग रहा होगा वो भी कम हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट। और इसका अपोजिट होता है, देखिए ये दो चीज आपसे पूछी जाती है कि जब फॉलोअर मेरा, ध्यान रखिएगा इन दो नोट पॉइंट को लिख लीजिएगा, नोट पॉइंट, कि जब फॉलोअर मेरा, पहला है फॉलोअर जब मेरा ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, जब फॉलोअर मेरा ऊपर की तरफ जाता है, राइज होता है, तो वहां पे हम जो प्रेशर एंगल अल्फा होता है जिसको प्रेशर एंगल बोलते हैं, अभी हम पढ़ेंगे बाद में प्रेशर एंगल क्या है। प्रेशर एंगल क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कम होना चाहिए। समझ में आ गया क्यों होना चाहिए। साइड थ्रस्ट कम लगेगा फॉलोअर पे, ऊपर फोर्स ज्यादा लगेगा, गाइड्स पर साइड थ्रस्ट कम लगेगा और वियर कम होगा, ठीक है। और दूसरा, जब फॉलोअर नीचे आता है, मीन्स फॉर द डाउनवर्ड मोशन ऑफ द फॉलोअर, मतलब जब फॉलोअर नीचे की तरफ आएगा तो उस वक्त जो प्रेशर एंगल होता है अल्फा, ये ज्यादा होना चाहिए। क्लियर पॉइंट। क्या ये क्लियर है कि नहीं, मुझे इतना समझा दीजिए, क्या ये क्लियर है या नहीं, समझ में आ रहा है बात, ठीक है। तो नीचे से ऊपर जाते वक्त क्या होना चाहिए, जब फॉलोअर ऊपर जाता है तो प्रेशर एंगल कम होना चाहिए, और जब ऊपर से नीचे आता है तो उसका अपोजिट प्रेशर एंगल ज्यादा होना चाहिए, ठीक। इसको नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके, इसको मैं उसके बाद क्लियर करता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम नए लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, क्या, कैम टर्मिनोलॉजी, ठीक है। इसको मैं इसके साथ नहीं पढ़ाना चाहता, तो बस इतना हम देखेंगे, इतनी लाइन, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर से हम कंटिन्यू करेंगे कैम टर्मिनोलॉजी। इसको बिल्कुल मत छोड़िएगा, नेक्स्ट चैप्टर वाला। अभी हम इसको पढ़ते हैं अभी, बिकॉज कैम टर्मिनोलॉजी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अभी हम देखते हैं क्या है लास्ट में, अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट, ठीक है। अभी हमने क्या देखा था, अभी हमने ये क्या देखा था, ऑन द लोकेशन, अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ऑफ लाइन ऑफ मूवमेंट। जो हम फॉलोअर की बात कर रहे थे, फॉलोअर के टाइप की, वो हम लोकेशन के बेसिस पे बात कर रहे थे, ठीक है। उसके पहले हमने किस पे बात किया हुआ था, उसके पहले हमने अकॉर्डिंग टू द लाइन ऑफ एक्शन बात किया था, उसके पहले हमने किस पे बात किया था, उसके पहले हमने बात किया था टाइप्स पे फॉलोअर के, अकॉर्डिंग टू द शेप। अब हम बात करने वाले हैं किस पे, लास्ट है आज का टॉपिक हमारा, अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट, कि फॉलोअर का मूवमेंट कैसा हो रहा है। पहला है रेसिप्रोकेटिंग फॉलोअर, पहला है रेसिप्रोकेटिंग फॉलोअर, और दूसरा है ऑक्सिलेटिंग फॉलोअर। पहला है रेसिप्रोकेटिंग फॉलोअर, दूसरा है ऑक्सिलेटिंग फॉलोअर। सिंपल सी बात है यार, रेसिप्रोकेटिंग फॉलोअर मतलब फॉलोअर जिसमें मेरा रेसिप्रोकेट करे। एक सिंपल एग्जांपल हमने पढ़ा हुआ है, कई बार पढ़ा हुआ है इसका एग्जांपल, इसका एग्जांपल तो हमने भैया कई बार पढ़ा हुआ है, ठीक है। क्या है, यही है, फॉलोअर यहां पे कैम शाफ्ट बनाया, कैम मजे से रोटेट कर रहा है ओमेगा से, और यहां पर मान लीजिए लाइन ऑफ स्ट्रोक को यहीं से पास करा देते हैं, गाइड। तो यहां पे देखिए फॉलोअर का, ये जो फॉलोअर है मेरा, दिस फॉलोअर विल बी डूइंग द, कैसा मोशन कर रहा होगा, रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा होगा, रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा होगा। और ऑक्सिलेटिंग, याद है स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कैम आपने देखा था ना, हमने पढ़ा था ना स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कैम, जिसमें एक बार मेरा सिलेंड्रिकल में क्या हो रहा था, कैम की एक्सिस की डायरेक्शन में ऑक्सिलेट कर रहा था, और स्फेरिकल में परपेंडिकुलर, तो वो ऑक्सिलेशन मोशन हो गया था, उसमें वो चल नहीं रहा था, रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा था, वो ऑक्सिलेट कर रहा था एंगल में, ठीक है। तो रेसिप्रोकेटिंग का मतलब जिसमें वो चले, रेसिप्रोकेट करे, ऊपर नीचे या तो दाएं बाएं। रेसिप्रोकेटिंग का मतलब सिर्फ दाएं बाएं नहीं है, ऊपर नीचे भी है, कि अगर ये फॉलोअर मेरा एक बार ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ये रेसिप्रोकेटिंग हो गया। ऑक्सिलेटिंग जब वो किसी एंगल में ऑक्सिलेट करे, ऐसे
जैसे सिंपल पेंडुलम ऑक्सीलेट करता है इस तरीके से, तो ऑक्सीलेट ऐसे भी कर सकता है इस तरीके से, या ऐसे भी कर सकता है, आगे पीछे भी हो सकता है, इधर किसी भी डायरेक्शन। तो रेसिप्रोकेटिंग फॉलोअर समझ में आया? इन दिस टाइप एज अ कैम रोटेट्स द फॉलोअर रेसिप्रोकेट्स और ट्रांसलेट्स। वही मतलब हुआ, या तो रेसिप्रोकेट करेगा या ट्रांसलेट करेगा, या तो आगे पीछे या तो ऊपर नीचे। इन द गाइड्स, ठीक है, गाइड्स में ही करेगा क्योंकि गाइड से उसकी डायरेक्शन को बताएगा, गाइड करेगा कि तुम्हारा मोशन कैसा होना चाहिए। और दूसरा होता है ऑक्सीलेटिंग फॉलोअर। द फॉलोअर इज पिवोटेड। इसमें क्या होगा, हमारा जो फॉलोअर होगा वो किसी पॉइंट पे पिवोटेड होगा, जैसा हमने स्फेरिकल कैम और किसमें देखा था, सिलेंड्रिकल कैम में। किसी एक पॉइंट पर हमने क्या किया था, उसको पिवोट कर दिया था पिन ज्वाइंट, फिर वो ऑक्सीलेट कर रहा था। सिलेंड्रिकल में कैम की एक्सिस के अलोंग कर रहा था, और स्फेरिकल कैम में कैम की एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कर रहा था। याद है? तो वहां पर हमने पिवोट किया था, याद आ रहा है? तो ऑक्सीलेटिंग टाइप के फॉलोअर में उसको पिवोट किया जाएगा, और अगर ऑक्सीलेटिंग टाइप का फॉलोअर नहीं है तो वहां पे पिवोट नहीं किया जाएगा, पिन ज्वाइंट नहीं किया जाएगा। दैट विल बी फ्री टू मूव, वो फ्री होगा मूव करने के लिए। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। जितनी भी चीजें हमने पढ़ी हुई हैं वो आप समझ लीजिएगा, लेक्चर्स को देखिए अच्छे से, समझिए क्वेश्चंस को, ठीक है? क्योंकि यहां से बेसिकली ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है, आते हैं कभी इक्का दुक्का आ गए। जो ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं वो हमारे बनते हैं किससे, कैम टर्मिनोलॉजी, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है? फिर भी आप देखिएगा, समझिएगा, कोई दिक्कत होती है बाद में हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं बाकी नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।